नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का 58वां वीडियो है और इसमें देखेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आपके जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहला वीडियो है, इसके बाद और आएगा और इसमें हम लोग जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही कुछ ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि घबराहट शब्द में कौन सा लिंग है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा स्त्रीलिंग सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आहट है। जहाँ पर जैसे कि घबराहट है और जो अलग अलग जो शब्द रहते हैं जो जिसमें आहट शब्द आता है वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आपको ये बताना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है। सही जवाब आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, इकोनॉमी से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बहुत से प्रश्न बनते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके इसका कोर्स भी करा दूंगा, इसका कंप्लीट कोर्स भी करा दूंगा। जब तक आपका एग्जाम कितना दिन बचा है, लगभग 9-10 दिन के बाद आपका एग्जाम होना है। ठीक है, 9 दिन का लगभग समय शेष बचा हुआ है। तो आपको जो है ये टॉपिक है आपको क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। अगला है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो भारत की गिनती जो है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में कौन सा है। एक है जैसे कि पिछड़े राष्ट्र के रूप में है, कि विकसित राष्ट्र के रूप में है, या विकासशील राष्ट्र के रूप में है। सही जवाब आ जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। जैसे कि क्या होता है, विकसित राष्ट्र मतलब है कि ऐसे राष्ट्र जो कि विकसित हो गए हैं। जैसे कि क्या है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, ये जितने भी राष्ट्र है, क्या है, फ्रांस है, ये सभी विकसित की श्रेणी में आता है। और जो विकासशील की श्रेणी में कौन सा है, अपना भारत देश है। ये क्या है, दोनों के बीच में है, यानी कि विकास तो कर रहा है। लेकिन एक होता है पिछड़े राष्ट्र। तो पिछड़े राष्ट्र में ऐसे आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। जैसे कि क्या है, नेपाल है, श्रीलंका है, या अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो बहुत सारे देश आते हैं वो सभी क्या है, पिछड़े हुए राष्ट्र के रूप में आता है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब जैसे कि बंद अर्थव्यवस्था हम किसे कह सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। अगर सामान्य शब्दों में आपको समझाऊं ना, तो मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है। ठीक है, अब उस दुकान में ग्राहक तो आ ही नहीं रहे हैं। अब जब ग्राहक आ नहीं रहे तो आपका सामान, आपका माल जो है बिक नहीं रहे हैं। यानी कि जब बिक नहीं रहे तो आप भी किसी से आयात नहीं कर रहे हो, ना ही वहाँ जा रहा है ना फिर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपके जो व्यापार है, आपके जो धंधा पानी है, वहाँ मंद गति से पड़ा हुआ है। यही जो है बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे कि कृषि है, आप सभी को पता है ना, लगभग भारत देश में आज की स्थिति में 52%, यानी कि भारत का जो टोटल क्षेत्र है उसमें 52% कृषि होता है। अब वो कृषि में कौन कौन सा है, जैसे कि धान का है, गेहूं का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो कुटकी आता है, फिर आता है फलों का उद्यान है, पुष्प का है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी कृषि के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इनमें से सभी रहेगा। अब इनमें से सभी कैसे, देखो, एक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। ठीक है, इसमें मतलब जो है जो काम करते हैं वहाँ उतने अच्छे से सक्षम नहीं है। ठीक, दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि अभी बरसात का समय चल रहा है तो सभी को गांव में क्या हो रहा है, छोटे छोटे अवनी तो काम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बरसात कटेगा उसके बाद जो काम मिलना बंद हो गया। और इसमें जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो कुल मिलाकर जो इसका आंसर रहेगा, इनमें से सभी रहेगा। अगला है मानव विकास सूचकांक, जिसे कहा जाता है HDI, किस अर्थशास्त्री की देन है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। ये रहेगा महबूब उल हक रहेगा, और ये पाकिस्तान से संबंधित व्यक्ति है। अगला है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। अब जैसे कि मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, हर इंसान के लिए जारी होता है अलग अलग, तो मतलब रेटिंग जारी होता है। तो इसमें कौन कौन से जो रहता है उसे आधार माना गया है। एक तो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जीवन का स्तर है। ये जो आंसर सही रहेगा, तीसरा आंसर सही रहेगा। ठीक है,
दोस्तों आप जो है समय को देखते हुए है अच्छे से पढ़ाई करना, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करना, जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है वो पढ़ाई करना और थोड़ा जल्दी जल्दी तक पढ़ाई करना, क्योंकि समय कितना है, 9 दिन का समय बचा है। और आजकल जो है सीजीपीएससी और व्यापम क्या कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम लेता है और एग्ज़ाम लेने के बाद तुरंत ही इसका रिजल्ट जारी कर रहा है। आप ये समझ के पढ़ो कि 9 दिन के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेरा सिलेक्शन होगा और 1 महीने के बाद मैं महिला परीक्षक के पद पर नियुक्त हो जाऊँगी। अगर इस आधार पे करते हो ना तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आजकल जो है जैसे कि चुनाव से पहले जितना हो सके रिजल्ट घोषित करने के प्रयास कर रहा है सरकार। सातवां प्रश्न क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ये रहेगा सेवा सेवा क्षेत्र में। मैंने आपको शुरू में बताया था, एक क्लास में बताया था कि 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित, खनन से संबंधित, पालन से संबंधित चीज आता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, विनिर्माण के अंतर्गत जितने भी आता है वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या है, सेवा है और जो अलग अलग जो कार्य है वो सभी इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वहाँ सेवा के क्षेत्र में होता है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है अनुमानित कैसी होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यहाँ अनुमानित होती है। अगला है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा प्रचलन कहलाता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से समझना। क्या बोला गया है, सरकार द्वारा जो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना है इसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण। जैसे कि यहाँ पर कुछ अधिकतर इसको समझते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। इसके बाद जो है 500 और 1000 नोट, जो पुराने नोट है, चलन से बाहर हो गया, यानी कि इलीगल हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को समझते हैं। मान लो जो सरकार की तरफ से जैसे कि क्या है, 500 और 1000 का जो नोट है उसे चलन से बाहर किया गया है, तो एक सामान्य व्यक्ति के घर में कितना हो सकता है? 2000, 5000, 10,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये घर में ही रहता है। उसके बाहर उससे ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है। तो ये जो है भ्रष्टाचार है और खासकर से आतंकवादी जो फंडिंग है, इसे रोकने के लिए। मान लो किसी के घर में 100 करोड़ रुपए जमा है, अब सरकार को पता नहीं है क्योंकि वो तो केस में है और केस का कोई सरकार को पता भी नहीं चलता। तो जब तक छापा नहीं पड़ेगा तब तक पता नहीं चलता, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इसे नोटबंदी कर दिया, यानी कि 500 और 1000 के जो बड़े नोट है उसे बंद कर दिया। अब वो जो 100 करोड़ लेके बैठा है घर में, अब वो क्या करेगा? उसके लिए तो इतना पैसा सब क्या हो गया, कागज बन गया। अब उसे बैंक में भी ले जाके जमा नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में ले जाएगा तो सबसे पहले प्रश्न ये करेगा कि इतने पैसा आया कहाँ से। तो इसलिए जो है समय समय पर सरकार चाहेगी तो फिर इसे विमुद्रीकरण के माध्यम से चलन से बाहर किया जाता है। जैसे कि अभी क्या है, 2000 रुपये का नोट था, है ना। हालांकि इसे बाहर नहीं किया गया है, लेकिन इसे जो है धीरे 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 इनका जो है छापना तो बंद कर दिया गया था, लेकिन इसका जो पैसा है उसे इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया सरकार। क्योंकि उस समय जो है 500 और 1000 का नोट जब चलन में नहीं था, तो इसे सिर्फ कुछ समय के लिए चलाने के लिए ही जारी किया गया था। 10वां प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होता है? पेट्रोलियम के आयात से। भारत में जैसे कि पेट्रोलियम की समस्या बहुत है, क्योंकि हमारे देश में जितना भी जगह खाने मिली है पेट्रोल से संबंधित, उसमें क्या है, बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होता है। तो फिर बाहर से मंगाना पड़ते हैं, जैसे कि रूस से है, सऊदी अरब से है। तो फिर ये जो है हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, सबसे ज़्यादा इसी में खपत होता है। अगले है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको अगर अर्थशास्त्र संबंधी प्रश्न पूछता है तो ये आता ही है। क्या बोला गया है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो जवाब रहेगा मुंबई में है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दे देते हैं। क्या है कि भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। जितने भी बैंक है ना, जो भी स्टेट बैंक है, आरबीआई सॉरी स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, देना बैंक है, ग्रामीण बैंक है और आईसीआईसी बैंक है, ये जो भी बैंक होता है उन सभी का बैंकों का बैंक है ये आरबीआई। इनकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ये जो है 1935 के अधिनियम के तहत है ये सब चीज़, ठीक है। मतलब ये अलग वाला अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम अलग है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में था। हालांकि इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय है 1935 में लगभग ये कोलकाता में था, लेकिन 37 में जाकर इसे मुंबई ट्रांसफर किया गया। और इसके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है इसे भी देख लो आप, जो है शशिकांत दास हैं,
जो कि 11 सितंबर 2018 से यहाँ लगातार बना हुआ है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा डी नंबर रहेगा। जैसे कि क्या है करेंसी नोट जारी करना, ये क्या है आरबीआई का काम है। जैसे कि आपके पास नोट होगा उसमें देखना भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, उसमें कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ही लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद है मुद्रा योजना बनाना, किस तरीके से मुद्रा का प्रचार करना है, लोगों तक जो है आसानी के साथ पहुंचाना है, इसके लिए योजना बनाना है। भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण करना है, जितने भी बैंक है छोटा से लेकर बड़ा हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस पर नियंत्रण करना है। ये जो है आरबीआई का कार्य है, लेकिन डी नंबर का नहीं है, ठीक है। अगले हैं किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो भारत में से कौन सा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। आरबीआई बैंक रहेगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है बैंकों का बैंक है। भले ही आप जो आईसीआई है, एसबीआई है, ग्रामीण है, एचडीएफसी है, या बहुत सारा बैंक है, उसमें आप जो है खोल सकते हो, लेकिन जो है आरबीआई बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता कोई भी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि क्या होता है हमारे चाहे समाज का भी ले लो, चाहे देश का ले लो, राज्य का ले लो, कोई भी बैंक का ले लो, उसमें लेखा जो अवधि रहता है, या सरकार का भी देखो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। 31 मार्च तक रहता है, सभी को पता है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। लेकिन आरबीआई का अलग चलता है। आरबीआई का क्या है, 1 जुलाई से 31 जून तक, 1 जुलाई से 31 जून तक यहाँ चलता है, 30 जून तक चलता है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। अगला है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषा में मुद्रित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि आपके पास नोट होगा, उसमें देखना कि पीछे से जो है बहुत सारा लिखा रहता है को, मतलब अलग अलग फॉन्ट में। ये क्या है, भारतीय भाषा है, तो ये रहेगा 15 भाषा में लिखा रहता है। जैसे कि मान जाए 10 रुपये हैं, तो वो 10 रुपये अलग अलग डिजाइन से लिखा है। कोई हिंदी में लिखा रहेगा, संस्कृत में है, बंगाली में है, तमिल में है, और जो अलग अलग शब्द है उसमें सब में लिखा रहता है। अगला है नाबार्ड संबंधित है। तो नाबार्ड संबंधित है किस क्षेत्र से है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से यहाँ संबंधित है नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है, और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्री साजी के वी है, श्री साजी के वी रहेगा। अगला है हमारे देश में भुगतान हेतु चेक जारी करने की तारीख में खाली स्थान के लिए वैध रहता है। जैसे कि किसी को हम चेक दे रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को चेक दे रहा हूँ 10,000 रुपये के लिए, तुम निकाल लेना, तो उसमें डेट लिखा रहता है, ठीक है। जैसे आज की डेट में डाल देता हूँ, ये आज की डेट ये है, अगस्त 2023 का है, तो वो कब तक वैध रहेगा, ये जो है 3 महीने तक से वैध रहता है। 3 महीने के बाद अगर वहाँ बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करता है तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उसे जो है अगर 2.5 महीने के बाद भी ले जाके बैंक में जमा करता है तो वो जो है स्वीकार करने योग्य रहता है। अगला है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा मतलब क्या होता है, जो राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना हो उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। शक्कर बनते हैं वहीं पर, है ना, तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश रहेगा। अगला है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो रहेगा गुजरात रहेगा। गुजरात में जो सबसे ज़्यादा मिल है, खासकर से गुजरात के सूरत शहर में, ये जो है कपड़ों का वहाँ पर केंद्र ही है। जैसे कि रायपुर के बड़े बड़े व्यापारी है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्या है वहाँ पर व्यापारी हैं, तो आप बताओ वो लोग कहाँ से लाते हैं, वो जो है सीधा डायरेक्ट मिल से लाते हैं, और मिल कहाँ पर है, सूरत यानी कि गुजरात में है। इसका जो आंसर रहेगा गुजरात रहेगा। अगला है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, ये रहेगा गेहूँ रहेगा। देखो जो हरित क्रांति है ना, इसे धान के लिए लाया गया था, लेकिन धान में उतना फायदा नहीं हुआ जितना गेहूं में फायदा हुआ। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव देखा गया है वहाँ गेहूं में देखा गया है। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। आप जो है भले ही क्वेश्चन को याद मत रखो, लेकिन आप इसे जरूर याद रख लेना, ठीक है। आप इसे 100% आपको याद रखना है। कभी न कभी इस चीज़ को प्रश्न को पूछा ही गया है, और पूछे जाने की पूरी तरह संभावना है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है एक तरफ एक क्रांति है और उनसे संबंधित विभाग है। जैसे कि क्या है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, खाद्यान्न के उत्पादन, खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाया गया, ठीक है। श्वेत क्रांति क्या है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। दुग्ध उत्पादन क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, भारत में गाय है या भैंस है, तो इसमें अलग अलग ब्रांड की है
है ना, उसमें क्या है, नस्ल है ना अलग अलग ब्रांड के, तो उसमें क्या रहता है कि दूध का उत्पादन बढ़ाना। अब जैसे कि देसी गाय को ले लो, देसी गाय कैसे रहता है, गाँव में छोटा सा रहता है, उसमें दूध कितना निकलता है, मुश्किल से 1 पाव, 1 पाव ही दूध देती है। तो ये क्या है, दूध के जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए दुग्ध क्रांति को लाया गया। हालांकि इसे बाद में जो है फ्लड फ्लड योजना के नाम से या फ्लड बैंक ऐसी कुछ था योजना के नाम से इसे चलाया जा रहा है। अगला है, फिर आता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति है तिलहन फसलों से, जो तिलहन फसल है उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है, मत्स्य उत्पादन के लिए पीली क्रांति है। फिर आता है गुलाबी क्रांति। तो ये जो है प्याज और झींगा मछली, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति है। फिर आता है काली क्रांति। तो काली रंग की जो क्रांति है वहाँ पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से, यानी कि जहाँ पर अगर मिलता है इसका क्षेत्र, फिर उसका उत्पादन करना है और अपना देसी अंदाज में करना है, ठीक है। उसके बाद है धूसर क्रांति, ये जो है उर्वरक उत्पादन से है। फिर आते हैं रजत क्रांति, ये जो है अंडा उत्पादन से है। जैसे कि इसमें क्या है कि मैंने बता रहा हूँ इसमें, जैसे कि हमारे देश में है जो मुर्गी है, ठीक है, वो क्या है, पूरे साल में मुश्किल से 65 से 70 अंडा देती है, सिर्फ 65 से 70 अंडा। जबकि यही जो है अमेरिका में क्या चलता है, लगभग 295 है, 295 एक साल में एक मुर्गी अंडा देती है। इसका मतलब क्या है, कितना अंतर हो रहा है दोनों में। तो इसीलिए जो है रजत क्रांति लाया गया ताकि अंडा के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि किया जा सके। उसके बाद है सुनहरी क्रांति, जो कि बागवानी विशेषकर से सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। इंद्रधनुष जो क्रांति है वहाँ सभी क्रांति को साथ में लेकर चलना है, जितने भी क्रांति हुए हैं, लाल क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, जो भी है वो सभी को साथ में लेकर चलना है, उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। फिर आता है सदाबहार क्रांति, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है। फिर आता है गोल क्रांति। गोल क्रांति मतलब ये आलू से संबंधित है, ठीक है, आलू के जो उत्पादन है इसे बढ़ाने के लिए है। एक होता है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति है मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अलावा और बहुत से क्रांति है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 13 क्रांति को ही लाया है। अगले है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वी कुरियन रहेगा, ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन इसका आंसर रहेगा। अगला है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। जैसे कि क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो इसकी घोषणा किसके माध्यम से की जाती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की तरफ से घोषणा की जाती है। अगले है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वहाँ प्रथम स्थान पर है, दूध के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। अगले है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो तंबाकू का जो उत्पादन करना है उसके लिए सर्वाधिक मतलब जो है राज्य कौन सा है, ये रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में जैसे गेहूं का उत्पादन है तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। अगला है, भारत सरकार के बजट में के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। जैसे कि भारत सरकार को क्या बजट पेश करता है उसमें अपना घाटा प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो घाटा होता है उसे किस क्षेत्र से होता है, ये रहेगा राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है इस चीज को भी देख लेते हैं यहाँ पर। जब सरकार अपनी कुल आय से अधिक खर्चा करती है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का इनकम है, अब आप उसमें 110 रुपये का खर्चा कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये जो है आपके लिए राजकोषीय घाटा है। उसी तरीके से सरकार के लिए, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ सरकार के लिए है, इसे ही कहा जाता है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और इसकी गणना जो है कुल आय को कुल व्यय के साथ घटाकर की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। तो निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, ये रहेगा नीति आयोग रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि संविधान में वर्णन कौन सा नहीं है, ये होना चाहिए पॉइंट। हालांकि ये शब्द क्या है, संविधानेतर है, लेकिन हमको समझने में अगर दिक्कत होता है तो फिर आप इस अंदाज में समझो, जो वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है और निर्वाचन आयोग है, ये जो है हमारे संविधान में वर्णन है। इसके बारे में संविधान में आपको वर्णन देखने को मिलेगा। जैसे कि 324 क्या है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है, उसी तरीका से है, ठीक है। लेकिन जो नीति आयोग है सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया है, ना कि वहाँ संविधान में है। अगला है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अब आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद रहेगा। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या रहता है,
गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा है जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, तीसरा है व्यापारिक द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है। तो इसका जो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी रहेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में सीमांत जोत का आकार है। तो सीमांत जोत का आकार मतलब क्या है कि सबसे कम में जोत का आकार खेत कौन सा है, ये रहेगा 1 हेक्टेयर से कम है। देखो ये जो है ना, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि भारत में जैसे कि कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जोत का आकार छोटा होना, यानी कि खेतों का जो आकार है वह छोटे रहते हैं। जैसे किसी के घर में 1 एकड़ है, अब वो जो टुकड़ा हो गया कितना, 10-10 काठा में, फिर वो टुकड़ा हो गया 5-5 काठा, तो ये क्या हुआ, जोत के आकार है उसमें छोटा होना है। अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, 1 हेक्टेयर से कम होना मतलब 1 हेक्टेयर में कितना होता है, आज की डेट में अगर गुना भाग करें तो फिर 2.47 एकड़ होता है, यानी कि 2.5 एकड़ मान लो आप, है ना, 2.5 एकड़ ही होता है 1 हेक्टेयर में। इसलिए कह रहा है कि सीमांत जोत का आकार है कितना है, समझो 2.5 एकड़ है। और ये समस्या भी इसी को ही आपको लिखना है, मान जाए ऐसा पूछ दे तो फिर। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना है। क्या बोला गया है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। आपको बताना है कि ऑपरेशन जो फ्लड का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ किस पर केंद्रित है या था भी। इसका जो जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर है, सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए है, बाढ़ नियंत्रण के लिए है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए है, या प्रचुर मात्रा में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने से है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।